हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम इसके पिछली वाली वीडियो में हमने समाजशास्त्रीय अध्ययन के उपागम के अंतर्गत संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम को पढ़ा था, तो आज की इस वीडियो में हम नव प्रकारवाद यानी कि न्यू फंक्शनलिज्म को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। प्रकारवाद की आलोचना में नौ प्रकारवाद का उदय हुआ। किसकी आलोचना में? तो प्रकारवाद की आलोचना में नौ प्रकारवाद का उदय हुआ। और इसकी आलोचना में कहा गया, किसकी आलोचना में? प्रकारवाद की आलोचना में कहा गया कि प्रकारवाद रूढ़िवादी है। प्रकारवाद रूढ़िवादी है यानी कि कंजरवेटिव है। क्या? तो प्रकारवाद रूढ़िवादी है। किसका कहना था? तो नौ प्रकारवादियों का। और यह भी कहा गया कि प्रकारवाद समाज में होने वाले परिवर्तनों, संरचनात्मक विरोधाभासों पर संघर्ष को कोई महत्व नहीं देता। और यह भी कहा गया इसके विरोध में कि जो प्रकारवाद है वो समाज में जो परिवर्तन होते हैं और जो संरचनात्मक विरोधाभास होते हैं, जो संघर्ष होते हैं, उन पर ये कोई महत्व नहीं देता है। अर्थात यह उपागम केवल संतुलन एवं एकता पर ही जोर देता है। कि प्रकारवाद क्या करते हैं? इन लोगों का कहना है कि प्रकारवादी जो हैं वो केवल संतुलन एवं एकता पर बल देते हैं। उनका कहना है कि व्यवस्था जैसे बनी है वैसे बनी रहे, उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस बात पर कौन सा जो बल देता है? तो प्रकारवाद बल देता है। तो ये बात की कौन आलोचना करते हैं? तो नौ प्रकारवादी इस बात की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यह प्रकारवाद जो है यह असंतुलनकारी कारकों को नज़रअंदाज करता है। क्या करता है? कि जो असंतुलनकारी कारक हैं, जो समाज के संतुलन को में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो असंतुलनकारी कारक हैं, उसको नज़रअंदाज करता है। कौन नज़रअंदाज करता है? तो प्रकारवाद। इसी के संशोधन में यानी कि इन्हीं सब बुराइयों को दूर करने के लिए नौ प्रकारवाद का जन्म हुआ। नौ प्रकारवाद के जनक के रूप में अमेरिकन अलेक्जेंडर का नाम लिया जाता है। पूछा जाता है कि नौ प्रकारवाद के जनक कौन हैं? तो जो ये अमेरिकन अलेक्जेंडर हैं, इनका नाम लिया जाता है। पर वास्तव में ऐसा जो है कि नौ प्रकारवाद का जन्म जर्मनी में हुआ था। वास्तव में देखा जाए तो नौ प्रकारवाद का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और जर्मनी में किसके द्वारा हुआ था? तो निकलस लुहमन महोदय थे। तो जर्मनी में उनके द्वारा नौ प्रकारवाद का जन्म माना जाता है। और ये पार्सन्स के प्रकारवाद को अस्वीकार करते हैं। कौन? निकलस लुहमन जो हैं वो पार्सन्स के प्रकारवाद को अस्वीकार करते हैं। और उनके प्रकारवाद को अस्वीकार करते हुए अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी। कौन सी पुस्तक? डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी। तो जो कि 1982 में प्रकाशित हुई थी, तो उसी में इन्होंने दिया था। क्या दिया था? नौ प्रकारवाद का कॉन्सेप्ट, जो कि पार्सन्स के प्रकारवाद को अस्वीकार करते हुए दिया था। किंतु इस सिद्धांत की विधिवत घोषणा, यानी कि नौ प्रकारवाद की विधिवत घोषणा जेफरी अलेक्जेंडर ने अपनी पुस्तक न्यू फंक्शनलिज्म, जो कि 1985 में हुई थी, तो उस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने नौ प्रकारवाद का नाम दिया। किसने? तो जेफरी अलेक्जेंडर ने। उनका कहना था कि किसका कहना था? तो अलेक्जेंडर जी का कहना था कि प्रकारवाद में व्यक्तिवाद विरोध, परिवर्तन विरोध, रूढ़िवाद, आदर्शवाद जैसी अनेक कमियां व्याप्त हैं। अलेक्जेंडर का कहना था कि जो ये फंक्शनलिज्म है उसमें जो है कि व्यक्ति को
प्रधानता नहीं दी जाती है, यानी कि व्यक्तिवाद का विरोध करता है और परिवर्तन विरोधी है, यानी कि जो फंक्शनलिज्म है, प्रकारवाद जो है वो परिवर्तन का भी विरोधी है। वो कहता है कि जैसे व्यवस्था चल रही है वैसे यथावत बनी रहे, इसमें परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो है प्रकारवाद जो है ये रूढ़वादी यानी कि कंजर्वेटिव है। और आदर्शवाद, ऐसी तमाम कमियां हैं इसमें, किसमें, प्रकारवाद में ऐसी तमाम कमियां हैं कि जिन्हें दूर किया जाना नितांत आवश्यक है। तो ये किसने कहा? तो ये जेफ्री अलेक्जेंडर ने कहा कि इन कमियों को हमें दूर करने की ज़रूरत है। तो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए नव प्रकारवाद का जन्म हुआ। किन कमियों को दूर करने के लिए? तो जो व्यक्तिवाद विरोध है, परिवर्तन विरोध है, रूढ़िवाद है, आदर्शवाद है, इन सब कमियों को दूर करने के लिए नव प्रकारवाद का जन्म हुआ। इससे रिलेटिव क्वेश्चन बनता है और बहुत बार एग्जाम में आया है कि जेफ्री अलेक्जेंडर के अनुसार निम्न में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है। जेफ्री अलेक्जेंडर के अनुसार निम्न में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है। तो कौन सी समस्या नहीं है, अर्थात इसमें 3 समस्याएं हैं और एक समस्या नहीं है। प्रकारवाद की एक समस्या नहीं है, बाकी 3 हैं। तो यहाँ हमने अभी पढ़ा कि जो है व्यक्तिवाद विरोध ये भी समस्या है, परिवर्तन विरोध ये भी समस्या है, रूढ़वादी ये भी समस्या है और आदर्शवाद ये भी समस्या है। तो यहाँ ऑप्शन में हमें देखना है कि आदर्शवाद ये भी समस्या है, रूढ़िवाद ये भी समस्या है और प्रतिव्यक्तिवाद ये भी समस्या है। अर्थात हमारा आंसर क्या सही होगा? एकीकरण। एकीकरण हमारी संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है, बाकी तीनों समस्या हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हर बार बना है और अक्सर ये क्वेश्चन गलत भी होता है। एक क्वेश्चन और भी बनता है कि नव प्रकारवाद को किन समस्याओं की जरूरत थी जिससे कि वह विजयी हो सके। नव प्रकारवाद यानी कि न्यू फंक्शनलिज्म की कौन सी ऐसी, न्यू फंक्शनलिज्म को किन समस्याओं से निपटने की जरूरत थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बना है। तो ऑप्शन है प्रतिव्यष्टिवाद तथा आदर्शवाद, परिवर्तन विरोध तथा अनुभाविक विरोध पूर्वाग्रह, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी ऐसी समस्या थी प्रकारवाद की जिससे कि नव प्रकारवाद विजयी हो सके। तो इसमें प्रतिव्यष्टिवाद ये भी एक समस्या है, आदर्शवाद ये भी समस्या है और परिवर्तन विरोध तथा अनुभाविक विरोध पूर्वाग्रह ये भी प्रकारवाद की समस्या है। तो इससे निपटने की आवश्यकता किसको है? नव प्रकारवाद को। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए और बी दोनों। नव प्रकारवाद का अस्तित्व यूरोप में है। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही देखा कि नव प्रकारवाद का जनक, वैसे तो जेफ्री अलेक्जेंडर को नव प्रकारवाद का जनक माना जाता है, लेकिन वास्तव में उसका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। और जर्मनी में किसके द्वारा हुआ था? तो निकलस लुहमान के द्वारा हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पर है कि नव प्रकारवाद का अस्तित्व यूरोप में यानी कि जर्मनी में भी था। तो जर्मनी में था जहाँ पर निकलस लुहमान, हैबरमास, एंथनी गिडिंग्स इन लोगों को जाना जाता है। कहाँ पे जाना जाता है? तो यूरोप में यानी कि जर्मनी में इन तीनों लोगों को जाना जाता है कि नव प्रकारवाद से संबंधित ये तीनों लोग हैं। और अमेरिका में जेफ्री अलेक्जेंडर के विचारों का प्रभाव है। तो अगर पूछा जाए, क्वेश्चन बने कि जर्मनी में कौन कौन से लोग हैं जो नव प्रकारवाद से संबंधित है, तो निकलस लुहमान, हैबरमास, एंथनी गिडिंग्स ये तीनों लोग जर्मनी से संबंधित हैं, यानी कि यूरोप से संबंधित है, यूरोप महाद्वीप से। लेकिन अगर अमेरिका में पूछा जाएगा तो अमेरिका में जो है जेफ्री अलेक्जेंडर को माना जाएगा। नव प्रकारवाद जो है यानी कि न्यू फंक्शनलिज्म जो है सीधे सीधे पार्सन्स के संरचनात्मक प्रकारवाद से प्रेरणा पाकर विकसित हुआ था। अभी हमने आगे पीछे भी देखा था कि वहाँ निकलस लुहमन ने भी पार्सन्स के प्रकारवाद की आलोचना के स्वरूप नव प्रकारवाद की बात कही थी। और यहाँ पर जेफ्री अलेक्जेंडर भी सीधे सीधे जो है पार्सन्स के संरचनात्मक प्रकारवाद से प्रेरणा पाकर अपने नव प्रकारवाद को सिद्धांत को दिया है। तो क्वेश्चन बन
सकता है कि जेफरी अलेक्जेंडर ने किसके प्रकारवाद की आलोचना की है, तो पार्सन्स के प्रकारवाद की आलोचना की है, और उसी की आलोचना के स्वरूप इन्होंने न्यू प्रकारवाद का, न्यू फंक्शनलिज्म का जन्म हुआ। ये स्टेटमेंट है एक अलेक्जेंडर जी का, नौ प्रकारवाद कोई विकसित सिद्धांत नहीं है अपितु एक प्रवृत्ति मात्र है। नौ प्रकारवाद कोई विकसित सिद्धांत नहीं है अपितु एक प्रवृत्ति मात्र है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ रखने का मेरा तात्पर्य है कि आगे इसी से रिलेटिव अभी हमको क्वेश्चन मिलेगा, तो अभी हम लोग देखते हैं उसको। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नौ प्रकारवाद के संबंध में सही नहीं है। नौ प्रकारवाद के संबंध में कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हैं नौ प्रकारवाद के संबंध में, लेकिन एक ऑप्शन सही नहीं है। तो यह संरचनात्मक प्रकारवाद का विस्तार करता है, तो बिल्कुल करता है। यह नौ प्रकारवाद जो है संरचनात्मक प्रकारवाद का विस्तार करता है, यानी कि उसी का विस्तृत रूप है नौ प्रकारवाद। और दूसरा ऑप्शन है यह प्रकारवाद के उद्देश्य को बढ़ाता है, तो बिल्कुल बढ़ाता है। उसके प्रकारवाद के उद्देश्य काफ़ी सीमित हैं, लेकिन नौ प्रकारवाद जो है उसके उद्देश्य को काफ़ी विस्तृत रूप में बढ़ देता है। और ये जो है यह विकसित सिद्धांत की अपेक्षा प्रवृत्ति है, तो ये ऑप्शन 3rd और 4th में कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो 4th ऑप्शन है यह संरचनागत प्रकारवाद का विनम्र संशोधन है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकारवाद का ही संशोधित रूप है नौ प्रकारवाद, जो है प्रकारवाद का ही संशोधित रूप है, क्योंकि उसी के ही उसको क्षेत्र को बढ़ाता है ये। तो उससे हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये ऑप्शन भी सही सही हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। यह संरचनागत प्रकारवाद का विनम्र संशोधन है, ये भी हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। यह विकसित सिद्धांत की अपेक्षा प्रवृत्ति है। अभी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट देखा है ना उनका, अलेक्जेंडर का। यहाँ पर हमने देखा कि नौ प्रकारवाद कोई विकसित सिद्धांत नहीं अपितु एक प्रवृत्ति मात्र है, तो ये स्टेटमेंट अलेक्जेंडर ने दिया है। तो फिर जो है ये भी उसमें शामिल होगा कि ये भी 3rd ऑप्शन भी सही होगा, जो कि नौ प्रकारवाद के संबंध में सही माना जाएगा। तो बचा 4th ऑप्शन जो कि सही नहीं है, तो यह संरचनागत प्रकारवाद का विनम्र संशोधन है या सही नहीं है, और यही हमारा आंसर सही माना जाएगा। नौ प्रकारवाद के प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि नौ प्रकारवाद के प्रमुख विचारक में कौन कौन से लोग आते हैं। तो जेफरी अलेक्जेंडर, निकोलस लुहमन, पॉल कोलोमी, रिचर्ड मंच, नील स्मेल्सर, मार्क गोल्ड, जॉर्ज रिटजर, इन लोगों का भी नाम नौ प्रकारवाद से जुड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार बना है कि नौ प्रकारवाद से संबंधित कौन कौन से लोग हैं, तो उसमें कई ऑप्शन रहता है और कूट के माध्यम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि और कौन से लोग संबंधित हैं। अलेक्जेंडर जो है, जेफरी अलेक्जेंडर जो हैं, ये मार्क्सवादी विचारधारा से भी प्रभावित रहे हैं। जेफरी अलेक्जेंडर जी मार्क्सवादी विचारधारा से भी प्रभावित रहे हैं, और इनकी गणना 9 वामपंथी मार्क्सवादियों में भी की जाती है। किसकी गणना? तो अलेक्जेंडर की गणना जो है 9 वामपंथी मार्क्सवादियों में भी की जाती है। अलेक्जेंडर की प्रमुख पुस्तक जो है, इनकी प्रमुख पुस्तक है थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। तो इनकी ये प्रमुख पुस्तक है जो कि 1982-83 में प्रकाशित हुई थी। तो इसी पुस्तक में यानी कि थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, इस पुस्तक में पार्सन्स का विरोध प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन बन सकता है कि अलेक्जेंडर की किस पुस्तक में पार्सन्स का विरोध प्रारंभ हुआ। तो जहाँ तक हम लोग सोचेंगे कि 9 प्रकारवाद दिए हैं, न्यू फंक्शनलिज्म इनकी बुक है, तो वही आंसर हम लोग को सही लगेगा, लेकिन नहीं, ये इन्होंने अपनी पुस्तक थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी में पार्सन्स का विरोध प्रारंभ किया। इन्होंने पार्सन्स की क्रिया और व्यवस्था की व्याख्या को अस्वीकार किया। क्या किया? कि
पार्सन्स की जो क्रिया और व्यवस्था की एक कॉन्सेप्ट दिए थे पार्सन्स ने, उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। किसने? तो अलेक्जेंडर जी ने अस्वीकार करके क्या कहा कि क्रिया और व्यवस्था के संदर्भ में इनका कहना है कि किसी भी क्रिया को संपन्न करने के पीछे कर्ता के दो उद्देश्य होते हैं। इनका कहना है, जेफरी अलेक्जेंडर जी का कहना है कि किसी भी क्रिया को संपन्न करने के पीछे कर्ता के दो उद्देश्य हो सकते हैं। तो कौन कौन से? या तो वह क्रिया उपयोगी लगती हो, यानी कि पहला उद्देश्य कि या तो वह क्रिया उपयोगी लगती हो, और दूसरा कि वह क्रिया केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए करता हो। या तो वह क्रिया उपयोगी लगती हो और या तो क्रिया केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए करता हो। तो ये दो उद्देश्य जेफरी अलेक्जेंडर ने बताए क्रिया और व्यवस्था से संबंधित। क्रिया एवं व्यवस्था की यह अवधारणा केवल नौ प्रकारवाद में ही देखने को मिलती है। किस में मिलती है? तो नौ प्रकारवाद में देखने को मिलती है। क्रिया और व्यवस्था की यह जो अवधारणा है केवल नौ प्रकारवाद में ही देखने को मिलती है। अलेक्जेंडर जो है तीन प्रकार की व्यवस्था की बात करते हैं। जो इन्होंने क्रिया और व्यवस्था से संबंधित अपना कॉन्सेप्ट दिया है तो उसमें ये तीन प्रकार की व्यवस्था की बात करते हैं। कौन कौन से? तो अंतःक्रियात्मक व्यवस्था, संगठनात्मक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। तो ये तीन प्रकार की व्यवस्था की बात करते हैं जेफरी अलेक्जेंडर। एक क्वेश्चन ये भी कई बार बना है, नेट के एग्जाम में आया हुआ है कई बार, कि किसने कहा कि नौ प्रकारवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है। नौ प्रकारवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है, तो ये किसने कहा है? तो जेफरी अलेक्जेंडर ने कहा, पिकोलोमी ने कहा, जी रेडिस ने कहा, या उपयुक्त सभी। तो जैसा कि जेफरी अलेक्जेंडर के साथ साथ पिकोलोमी का भी नाम जुड़ा रहता है, तो हम लोग सोचेंगे कि ऑप्शन में जब दोनों लोग हैं तो हो सकता है कि उपयुक्त सभी भी हो सकता है आंसर सही, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये केवल जेफरी अलेक्जेंडर के द्वारा कहा गया। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। और एक क्वेश्चन ये भी कई बार बना है कि प्रकारवाद से भिन्न नौ प्रकारवाद मोटे तौर पर समान ध्यान देता है, तो किस पर ध्यान देता है? इनका कहना है कि प्रकारवाद से हटकर जो है नौ प्रकारवाद मुख्यतः मतलब प्रमुखता किस पर समान ध्यान देता है? तो किस पर समान ध्यान देता है? क्रिया और व्यवस्था पर समान ध्यान देता है। एक क्वेश्चन है कि किसने सैद्धांतिक विचार, एक कारणवाचक और निर्धारणवाद को नकारा है? किसको नकारा है? तो सैद्धांतिक विचार, एक कारणवाचक और निर्धारणवाद को नकारा है और अपनी व्याख्या प्रस्तुत करने में अबोध प्रवेशक और बहुलवादी हैं। मतलब एक कारण, जो कोई एक कारण होता है किसी कार्य के पीछे, उसको नकारा है, सैद्धांतिक विचार को इन्होंने नकारा और निर्धारणवाद को नकारा है। और उसको नकारते हुए इन्होंने कहा कि ये जो है अबोध प्रवेशक और बहुलवादी विचार का समर्थन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसके संदर्भ में है? ये स्टेटमेंट किसके संदर्भ में है? तो हाइबरमास के संदर्भ में है, या अलेक्जेंडर के संदर्भ में, या फूको, या एंथनी गिडिंग? तो इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब जेफरी अलेक्जेंडर से संबंधित हम इनकी बुकों को देख लेते हैं, क्योंकि जो है नेट के एग्ज़ाम में आजकल तो क्वेश्चन मतलब हर एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में देखा जाए तो बुकों का सीक्वेंस पूछ लेते हैं, उनका क्रोनोलॉजी पूछेंगे, उनको क्रम से लगाना रहता है। तो यहाँ पर हमने क्रम से जेफरी अलेक्जेंडर की पुस्तकों को रखा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी 1982-83, न्यू फंक्शनलिज्म 1985 में प्रकाशित हुई, 20 लेक्चर्स सोशियोलॉजिकल थ्योरी सिंस वर्ल्ड वार सेकेंड 1987। एक पुस्तक ये भी है, दुर्खिमियन सोशियोलॉजी कल्चरल स्टडीज, जो कि 1988 में प्रकाशित हुई। एक पुस्तक ये है कि
कि फिर डे सिकले सोशल थ्योरी 1995 में, और ये पुस्तक ये है कि न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड 1998। तो इन सारी पुस्तकों से भी लगभग 2-3 पुस्तकों से तो क्वेश्चन बना ही है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि जो है आज की वीडियो से आप लोगों को न्यू फंक्शनलिज्म को समझने में काफ़ी सुविधा मिलेगी, और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी उलझे हुए क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आप लोग शायद ये वीडियो देखने के बाद इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर ले जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आते हैं अक्सर गलत ही हो जाते हैं, तो समझ में ही नहीं आता है। तो मेरी उम्मीद यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी आपको हेल्प मिल सकता है। न्यू फंक्शनलिज्म से रिलेटिव अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो हमारी लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।